ओके जी, चैप्टर नंबर एक तो 5 के दिखाना तूने मुझे स्टार्टिंग में शोशाना। है स्केड्यूल्ड बैंक, यानी फहरिस्ती बैंक। उसने डेफिनेशन बताई होगी कि फहरिस्ती बैंक है क्या, कैसे बनता है, या कब ये इंट्रोड्यूस कराया गया था, या इसको बनाने के लिए किसी भी बैंक को फहरिस्ती बैंक बनने के लिए कौन कौन सी शराइत जो है वो अमल करना पड़ता है उन पे। यहाँ से लिखा है जी, द बैंक्स विच आर रजिस्टर्ड इन द लिस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक अंडर इट्स चार्टर आर कॉल्ड स्केड्यूल्ड बैंक। दे प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फॉर एग्जाम्पल हबीब बैंक लिमिटेड एंड अलाइड बैंक लिमिटेड इन पाकिस्तान। उर्दू में इसको एक्सप्लेन करूँ तो वही डेफिनेशन है जी जो हमने पहले पढ़ी हुई है कि ऐसे बैंक जो मरकजी बैंक की फहरिस्त में शामिल होते हैं और उनके तमाम जो काम है वो मरकजी बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग या उसकी बनाई हुई पॉलिसियों पे होते हैं, सर अंजाम दिए जाते हैं, वो आपके फहरिस्ती बैंक कहलाते हैं। यहाँ उसने दो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं जी, आपका हबीब बैंक लिमिटेड यानी HBL और आपका अलाइड बैंक लिमिटेड। ये दो एग्जाम्पल्स हैं आपके फहरिस्ती या स्केड्यूल्ड बैंक्स की। अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 सेक्शन 37 और सब सेक्शन 1, द स्केड्यूल्ड बैंक हैज द फॉलोइंग फीचर्स। अब मैंने पहले भी कहा हुआ है कि ना तो हम किसी कानून के स्टूडेंट है जो हमने सेक्शन या सब सेक्शन याद रखते हैं, लेकिन इतना याद रखना है कि पाकिस्तान बैंकिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एक्ट है वो 1956 का है। ये भी याद नहीं करनी, लेकिन आप लोगों ने इनको ज़हन नशीन रखना है, ये जो फीचर्स हैं कि आपके फहरिस्ती बैंक होने के लिए कौन कौन सी शरायत होना लाजमी है। पहले पॉइंट है जी, स्केड्यूल्ड बैंक्स कैरी इट्स मेजर बैंकिंग बिजनेस इन पाकिस्तान, यानी किसी भी मुल्क में या पाकिस्तान में फहरिस्ती बैंक होने के लिए आपके बैंक का मरकजी दफ्तर या ज्यादा से ज्यादा काम पाकिस्तान में ही होना चाहिए। यानी कि आपके जो दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, फॉरेन बैंक्स एंड होम बैंक्स, तो फहरिस्ती बैंक होने के लिए आपका होम बैंक या मुल्की बैंक होना जरूरी है, यानी पहली शर्त ये है। दूसरे भी हो सकते हैं फहरिस्ती बैंक, लेकिन पहली शर्त उसने या मेजर ये रखा है कि जी ज्यादा से ज्यादा उसका जो बैंककारी का काम है वो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। द पेड अप कैपिटल ऑफ स्केड्यूल्ड बैंक मस्ट नॉट लेस देन 10 बिलियन। हाँ जी जी, 10 बिलियन कब डेट लिखी हुई है उसने? 2013 में। मैंने कहा था आपका 2013, और जब 14 आएगा तो ये 1 बिलियन से ये बढ़ती जाएगी, मतलब 1 बिलियन रुपया बढ़ा दें तो 11 बिलियन हो जाएगा 2014 के लिए। 2015, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी अब ये आपकी लिमिट हो चुकी होगी 17 बिलियन से भी ज्यादा ऑलमोस्ट। यानी अब अगर किसी बैंक को स्टेट बैंक की लिस्ट में शामिल होना है यानी स्केड्यूल्ड बैंक बनना है तो आज की डेट तक 17 बिलियन कम से कम उसका पेड अप कैपिटल होना चाहिए। The scheduled banks must submit a report of their transactions or performance to the central bank। हाँ जी जी, ये अगर फहरिस्ती बैंक आपने बनना है या स्टेट बैंक की लिस्ट में शामिल होना है तो आपको अपने पिछले 6 महीने की, 1 महीने की, या हो सकता है पूरे साल की ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड सेंट्रल बैंक के सामने पेश करना पड़े या उनको जमा करवाना पड़े, ताकि वो आपके बिजनेस की ग्रोथ और बिजनेस के जितना साइज है उसका हिसाब लगा सके कि आपको फहरिस्ती बैंक की लिस्ट में शामिल करना है या नहीं करना। The scheduled bank must fulfill the conditions given in the definition of companies ordinance। हमने companies ordinance 1984 पढ़ा था, जो कि अब बदल के आपका companies act बन चुका हुआ है 2017 का, यानी उसमें अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं। तो उसने कहा कि अगर आपका बैंक सारी वो कंडीशंस फुलफिल करता है, मेमोरेंडम भी है, आर्टिकल्स भी है, प्रोस्पेक्टस भी इशू किया हुआ है, और बाकी और रजिस्ट्रार ऑफिस की जितनी रिक्वायरमेंट्स उसने पूरी की हुई है, तो आपका बैंक स्केड्यूल्ड बैंक बन सकता है। फिफ्थ पॉइंट है जी, द स्केड्यूल्ड बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हिज डिपॉजिट्स विद सेंट्रल बैंक। वही जी, महफूज दर नकद या कैश रिजर्व वाला फॉर्मूला उसने कहा जी, आपका अगर स्केड्यूल्ड बैंक बनाना है आपने नॉन स्केड्यूल्ड बैंक को, तो आपको अपने डिपॉजिट्स की एक सर्टेन अमाउंट जो है वो स्टेट बैंक के पास रखवानी पड़ेगी, एज ए सिक्योरिटी कह ले जी या कुछ भी कह के। नोट उसने दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ 38 स्केड्यूल बैंक्स इन पाकिस्तान। 2014 का ये डाटा है जी, जून तक का, और वो कह रहा है जी टोटल पाकिस्तान के साथ 38 बैंक्स हैं जो इसकी फहरिस्त में शामिल हैं, और उन 38 बैंकों की 10,984 ब्रांचेस हैं जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं। ये एमसीक्यूज में भी नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत पुरानी डेट्स हैं। अगर आज की जानना चाहते हैं तो जस्ट गूगल इट, आपको सारी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल है, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे चले जाए तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। नॉन स्केड्यूल्ड बैंक, पहले उसने फहरिस्ती बैंक बताया है, अब गैर फहरिस्ती बैंक या नॉन स्केड्यूल्ड बैंक की डेफिनेशन बता रहा है कि वो क्या होता है। तो इसको मैं बगैर पढ़े आपको समझा देती हूँ। उसमें यही लिखा होगा कि ऐसा बैंक जो आपकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या मरकजी बैंक की लिस्ट में शामिल नहीं है, उसकी फहरिस्त में उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ,
वो आपका गैर फहरिस्ती बैंक कहलाता है। और ऐसे बैंकों पे आपके सेंट्रल बैंक के बनाई हुई पॉलिसीज और इंस्ट्रक्शंस का कोई भी असर नहीं होता, ना ही उन पे बाउंड होते हैं। बाउंड का मतलब है जो उन पे फर्ज नहीं होता कि वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। ठीक है जी, ये सब थे शॉर्ट क्वेश्चंस जो अभी तक हमने ये पेज पढ़ा है। ये सब चीजें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन वो है जी डिफरेंस बिटवीन स्केड्यूल्ड बैंक एंड नॉन स्केड्यूल्ड बैंक के फहरिस्ती और गैर फहरिस्ती बैंक में फर्क क्या होता है, ये क्या क्या होना चाहिए। उसने पॉइंट्स ऊपर हेडिंग एक ही दी हुई और उसको आगे से एक्सप्लेन दोनों के हिसाब से कर दिया है। पेज नंबर 147 इंग्लिश वालों का, उर्दू वाले अपना नंबर खुद देख लें, बल्कि पढ़ रहे हैं तो उनको पता होगा जी नेक्स्ट पेज पे है। अब इन दोनों के दरमियान जो फर्क है, पहला है जी आपका रजिस्ट्रेशन। जाहिर बात है कि फहरिस्ती बैंक या जो आपका स्केड्यूल्ड बैंक है वो आपके रजिस्ट्रार, उसने कहा जी इन पाकिस्तान द स्केड्यूल्ड बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एट 1956, यानी वो रजिस्टर होते हैं, इसीलिए वो फहरिस्त में शामिल होते हैं या फहरिस्ती बैंक बनते हैं। जबकि जो गैर फहरिस्ती बैंक है उनके लिए रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। ठीक है। कैपिटल, उसने कहा है कि फहरिस्ती बैंक के लिए या आपका जो फहरिस्ती बैंक है उसको फहरिस्ती बैंक बनने के लिए एक कैपिटल की लिमिट दी होती है। उसने कहा कि अगर बैंक को फहरिस्ती बैंक बनाना है तो 2020 तक 17 बिलियन का आपके पास कम से कम पेड अप कैपिटल होना चाहिए। गैर फहरिस्ती बैंक के लिए आपके मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका जितना मर्जी कैपिटल होगा, जब उसने लिस्ट में शामिल ही नहीं होना तो उसको क्या लगे कि जी कैपिटल कितना है कितना नहीं है। तीसरा है जी क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी या हिसाब घर की सहूलत। हमने पहले दिन से कहा जी हिसाब घर की सहूलत आपका मरकजी बैंक सिर्फ और सिर्फ आपके स्केड्यूल्ड बैंक या फहरिस्ती बैंकों को देता है, गैर फहरिस्ती बैंकों को कोई भी हिसाब घर की फैसिलिटी नहीं दी जाती। ट्रांसफर ऑफ मनी यानी पैसों का इंतकाल, ये कह रहे हैं जी पैसों का ट्रांसफर करना कि क्या होता है जी। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू स्केड्यूल्ड बैंक फॉर द ट्रांसफर ऑफ मनी। हाँ, अगर कहीं दूर दराज आपने पैसे ट्रांसफर करने हैं तो जो स्केड्यूल्ड बैंक या फहरिस्ती बैंक होंगे उन्हें आपका सेंट्रल बैंक फैसिलिटेट कर देगा, उनको वो सहूलत दे देता है पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की। गैर फहरिस्ती या नॉन स्केड्यूल्ड बैंक के लिए सेंट्रल बैंक के दिल में कोई इतना प्यार नहीं है, वो सौतेले बच्चों की तरह उसके साथ सलूक करते हैं, तो उसने कहा वो उसको ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। याद रखें जितनी अच्छी अच्छी सर्विसेज सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ, हमने कहा था जी सेंट्रल बैंक इज नोन एज द ग्रैंडफादर ऑफ बैंकिंग सिस्टम, यानी आपके बैंकों का दादा अबू। और मैंने कहा था जो घर में जो हैसियत एक दादा अबू को या किसी घर के बड़े को होती है, हर डिसीजन उससे पूछ के लेना है, हर कदम उससे पूछ के उठाना है, आपके पास जितने पैसे हैं उनमें से आधा हिस्सा दादा अबू के पास रखवाना है। इसी तरह जो घर का लाडला बच्चा होगा, दादा अबू का जो सलूक उसके साथ है वही आपके स्केड्यूल्ड बैंक्स के साथ सेंट्रल बैंक का है। बाकी जितने नॉन स्केड्यूल्ड बैंक या गैर फहरिस्ती बैंक है उनके साथ सबके साथ वही सलूक होगा जो घर में सुतेले बच्चे के साथ सलूक होता है। उसको कोई चीज नहीं मिलनी, उसको कोई प्यार नहीं मिलना, उसको कोई सर्विसेज नहीं सेंट्रल बैंक ने देनी। वो कहेगा जी आप अपने काम से रखें, हम अपने काम से काम रखते हैं। ठीक है जी। क्रेडिट फैसिलिटी या कर्ज की सहूलत, जो आपके मतलब जिसकी बॉन्डिंग सेंट्रल बैंक के साथ अच्छी है, स्केड्यूल्ड बैंक है वो, यानी उसकी फहरिस्त में शामिल है, अगर उसको किसी पॉइंट इन टाइम पे लोन चाहिए तो आपका सेंट्रल बैंक आपके स्केड्यूल्ड बैंक या फहरिस्ती बैंक को कर्जा देगा। गैर फहरिस्ती बैंक के लिए ये प्यार या मोहब्बत या फैसिलिटीज नहीं है, इसीलिए सेंट्रल बैंक कभी भी आपके नॉन स्केड्यूल्ड या गैर फहरिस्ती बैंक को कर्जा नहीं देगा। रिजर्व्स ऑफ डिपॉजिट, हमने पहले भी कहा थी वो जो आपके अमानतों का एक हिसाब महफूज रखना है, महफूज ज़र नकद के तौर पे, वो सिर्फ और सिर्फ फहरिस्ती बैंक जमा कराएंगे। 5% हो गया, 10% हो गया, 20% हो गया, वो सारे का सारा किसने रखवाना है, सिर्फ और सिर्फ फहरिस्ती बैंकों ने अपने डिपॉजिट्स या अमानतों की एक खास तादाद रखवानी है। गैर फहरिस्ती बैंक पे कोई बाउंड नहीं है, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी कि आपने अपनी टोटल डिपॉजिट्स का इतने % हमारे पास एज ए रिजर्व रखवाना है। ठीक है जी। 7th पॉइंट है आपके पास आगे, सेटिस्फेक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को सेटिस्फाई करना सिर्फ और सिर्फ स्केड्यूल्ड बैंक का काम है। उसने कहा जी आपने या स्केड्यूल्ड बैंक या फहरिस्ती बैंक ने जो भी काम करना है वो अपने डिपॉजिटर्स यानी जो कि उसके अकाउंट होल्डर्स हैं उनके हक में काम करना है, जिसकी वजह से आपका सेंट्रल बैंक सेटिस्फाई होगा। स्केड्यूल्ड बैंक के अलावा जो दूसरे बैंक्स होंगे, उसने कहा है जी देयर इज नो नीड टू विन द फेथ ऑफ सेंट्रल बैंक। आपको दादाबू का भरोसा जीतने की जरूरत नहीं है अगर आप सुतेले बचे, क्योंकि उसको आपके पे ऊपर कभी भरोसा होगा ही नहीं।
इफ यू आर अ फॉरेन बैंक, आपका सारा बिजनेस ही बाहर है, आपकी सिर्फ एक या दो ब्रांचेस पाकिस्तान में है, एंड यू आर नॉन स्केड्यूल्ड बैंक, यानी आप स्टेट बैंक की फहरिस्त में शामिल नहीं है, तो आपको कोई सर खपाने की जरूरत नहीं है जी कि आप स्टेट बैंक की या सेंट्रल बैंक की नजरों में अच्छे रहें। लेकिन फिर भी आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो इस मुल्क के जहाँ पे आपने खोला हुआ, सपोज पाकिस्तान की बात ही कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में उस बैंक ने, फॉरेन बैंक ने कोई ऐसा काम नहीं करना जो पाकिस्तान के हक में ना हो, या पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करनी। इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, जो भी सेंट्रल बैंक ने या मरकजी बैंक ने हिदायत देनी है उनको फॉलो करने की पाबंदी किसकी है जी? सिर्फ और सिर्फ फहरिस्ती बैंक की। गैर फहरिस्ती बैंक पे कोई चीज या बाउंड नहीं है, उस पर कोई क्या लीजिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो स्टेट बैंक की इंफॉर्मेशन को या सेंट्रल बैंक की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब है जी किसको आपने जवाबदेह होना है। ये 9th पॉइंट है जी, सिर्फ और सिर्फ आपके जो रिपोर्ट्स हैं सेंट्रल बैंक को स्केड्यूल्ड बैंक या फहरिस्ती बैंक ने जमा करानी है, और वो अपने हर काम के लिए, हर कॉल फेल के लिए सेंट्रल बैंक को जवाबदेह है। अब ये दो तरह के रिपोर्ट में आपने एक तो रिपोर्ट किसे करना है, दूसरी आपकी वो जो रिपोर्ट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो किसको सबमिट करानी है। हमने कहा स्केड्यूल्ड बैंक बनने के लिए आपको सेंट्रल बैंक को रिपोर्ट्स अपनी सबमिट करवानी पड़ती हैं, और ट्रांजैक्शन चाहे वो 6 महीने की मांगे, चाहे साल की मांगे, चाहे 1 महीने की मांगे। तो यहाँ दो तरह से इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जी कि एक तो आप रिस्पॉन्सिबल किसको है या आंसरेबल किसको है, वो भी फहरिस्ती बैंक या स्केड्यूल्ड बैंक आपका रिपोर्ट करेगा हर चीज को सेंट्रल बैंक को। दूसरा आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी वो किसको जमा कराएगा, सेंट्रल बैंक को। आपका नॉन स्केड्यूल्ड बैंक ना तो किसी को जवाबदेह है, यानी सेंट्रल बैंक के जब वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर ही नहीं आ रहा तो वो क्यों एक्सप्लेनेशन दे, और ना ही उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करवाने की जरूरत है। फेथ ऑफ कस्टमर, जिसने कहा कि जो बैंक अवाम का जो बैंक स्टेट बैंक के साथ या सेंट्रल बैंक के साथ रजिस्टर्ड होगा, उसकी लिस्ट में शामिल होगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा होगा, अवाम को उस पर एतमाद ज्यादा होगा रादर देन उस बैंक के, यानी गैर फहरिस्ती बैंक के जो कि स्टेट बैंक की लिस्ट में नहीं आ रहा और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर बाउंड नहीं हो रहे। 11th पॉइंट है जी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, यानी गैर मुल्की जो आपने ज़र मुबादला की ट्रांजैक्शन करनी है या लेन देन करना है। स्केड्यूल्ड बैंक्स जो है जी सिर्फ और सिर्फ उनको इजाजत है टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपका लेटर ऑफ क्रेडिट किसने देना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डीलिंग किसने करनी है, वो सब के सब आपके सिर्फ और सिर्फ फहरिस्ती बैंकों को इजाजत है। गैर फहरिस्ती बैंक किसी भी तरह के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में डील नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शंस बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो जी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल कह रही हूँ, स्केड्यूल्ड बैंक या फहरिस्ती बैंक ऐसे बैंक होते हैं जी जिनके ऊपर आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाबंदियां लगा सकता है, और उन्हीं पे वो बाउंड होते हैं कि जी उनको उस पाबंदी पे अमल दरामद करना है। सपोज आज अगर बैंक कह दे जी कि आपने कोरोना के दौरान लोगों को लोन्स नहीं देने जो नॉन प्रोडक्टिव या गैर पैदावारी कर्जे हों, ये पाबंदी है एक तरह की, तो आपके सारे जो फहरिस्ती बैंक होंगे उन पे ये फर्ज है जी कि वो इस पाबंदी पे अमल करें। ठीक है जी। उसके बाद 13 पॉइंट है कंट्रीब्यूशन इन गवर्नमेंट। उसने कहा जी गवर्नमेंट प्रेफर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल बैंक्स इन द सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। हाँ जी, जिस तरह मेट्रो बनी है, ऑरेंज ट्रेड बनी है, या कोई भी और गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लगता है और गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, तो सेंट्रल बैंक हमेशा फहरिस्ती बैंकों को कहेगा कि आप गवर्नमेंट को फाइनेंस करें और उसकी हेल्प करें इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स को कहते हैं जी बहुत लेस प्रेफरेंस दी जाती है, यानी उनको कम अहमियत दी जाती है जब भी किसी पब्लिक प्रोजेक्ट या वेलफेयर प्रोजेक्ट का काम करना होता है तब। फॉरेन लोन यानी गैर मुल्की कर्जे, आपके जितने कर्जे आएंगे वो सब के सब आपके स्केड्यूल्ड बैंक के। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अगर किसी गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो हमने कहा था जी आपकी गवर्नमेंट का बैंक आपका सेंट्रल बैंक होता है, लेकिन वो कहता है जी अगर किसी और शख्स को फॉरेन लोन्स चाहिए तो वो आप स्केड्यूल्ड बैंक्स के थ्रू ले सकते हैं। यानी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो किसी फॉरेन बैंक से लोन लेना चाह रही है तो वो आप किसी भी फहरिस्ती बैंक के थ्रू ले सकते हैं। नॉन स्केड्यूल्ड बैंक या गैर फहरिस्ती बैंक वो क्या कहते हैं जी, वो विदाउट प्रायर परमिशन कभी भी फॉरेन लोन नहीं ले सकता। फॉरेन बैंकिंग या गैर मुल्की जो बैंकारी है वो भी आपके फहरिस्ती बैंक कर सकते हैं, गैर फहरिस्ती बैंक को इजाजत नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइजर या जो आपका मुआशी एडवाइजर को क्या कहते हैं जी, मशवरा देने वाला। ठीक है, उसने कहा जी सेंट्रल बैंक इज कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ स्केड्यूल्ड बैंक्स।
आपको जो मुआशी मशवरे देगा इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, लोन्स किसको देने चाहिए, प्रोडक्टिव लोन्स कितने होने चाहिए, नॉन प्रोडक्टिव लोन्स कितने होने चाहिए, वो सब मशवरे आपके फहरिस्ती बैंक को कौन देता है, मरकजी बैंक। गैर फहरिस्ती बैंक मैंने कहा जी वो होते ही सौतेले बच्चे हैं, तो उसको दादा अबू को मशवरा देने की जरूरत नहीं है, वो खुद सर औलाद की तरह वो अपने काम खुद सब सरंजाम दे सकते हैं। इंस्पेक्शन कहते हैं जी जांच पड़ताल। उसने कहा जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी भी टाइम पे आपके फहरिस्ती बैंकों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच पड़ताल या इंस्पेक्शन कर सकता है। गैर फहरिस्ती बैंक पे जब वो उसकी लिस्ट में शामिल ही नहीं है, सेंट्रल बैंक उसको बगैर पूछे हाथ भी नहीं लगा सकता और ना ही उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किसी भी टाइम पे इंस्पेक्ट कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। उसने कहा कि अंडर द सेक्शन 33 एवरी स्केड्यूल्ड बैंक इज रिस्ट्रिक्टेड टू कीप 80% ऑफ इट्स एसेट इन इट्स ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट्स विद इन द कंट्री। उसने कहा जी आपके स्टेट बैंक के एक्ट के अकॉर्डिंग यानी सेक्शन 33 के अंदर आपका फहरिस्ती बैंक या स्केड्यूल्ड बैंक बाउंड है कि उसके 80% एसेट्स उस कंट्री के अंदर रहने चाहिए अगर उसके स्केड्यूल्ड बैंक बनना है। नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स के लिए इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपने चाहे तो सारे एसेट्स बाहर मूव कर सकता है। उसके बाद है जी रिस्क डी डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। उर्दू में कहें जी तो हुंडियों पर दोबारा बट्टा लगाने की जो सहूलत है, हमने पहले कहा था कि सिर्फ और सिर्फ आपके फहरिस्ती बैंकों की हुंडियों पर सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक दोबारा बट्टा लगाता है, नॉन स्केड्यूल्ड बैंक की हुंडियों पर वो कभी भी दोबारा बट्टा नहीं लगाएगा। न्यू ब्रांच लास्ट पॉइंट है जी कि अगर कोई नई ब्रांच खोलनी है तो अंडर सेक्शन 28 आपका फहरिस्ती बैंक या स्केड्यूल्ड बैंक विदाउट एनी प्रायर परमिशन सेंट्रल बैंक से पूछे बगैर कभी भी कोई ब्रांच नहीं ओपन कर सकता, लेकिन गैर फहरिस्ती बैंक पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जब चाहे अपनी कोई ना कोई नई ब्रांच ओपन कर सकता है। हाँ जी जी आज के लिए इतना काफी है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम